चूंकि हमारी 7th क्लास एंड 12th क्लास की मिडिवल इंडिया की न्यू एनसीईआरटीज की बुक कंप्लीट हुई, जिनमें एक ओवरव्यू दिया गया था आपको, तो अब हम डीपली इन्हें कवर करेंगे और आज से हम शुरू करते हैं मिडिवल इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटीज। इसके साथ ही आपका क्रॉनिकल्स का कंटेंट भी चलेगा, क्योंकि क्रॉनिकल्स में ये चैप्टर नहीं गिवन है, इसलिए ये सिर्फ आपका एनसीईआरटी से कवर हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अब वहां पर बुक देना सतीश चंद्र के ऊपर पड़ी है। ये जो मेडिवल इंडिया की बुक आपको मैंने लगवाई है सतीश चंद्र की, वो मेडिवल इंडिया स्कूल के अकॉर्डिंग थी, ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग सतीश चंद्र की बुक है। बोथ आर कंप्लीटली सेम। और एनसीईआरटी मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट में इसी का रेप्लिका है, उन्होंने सतीश चंद्र से उठाया है। तो इस बार अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज ही कर जाते हैं, ये दो बुक्स, एक 6th क्लास एक 7th क्लास की रोमिला थापर की और एक 11th क्लास की सतीश चंद्र की, तो ये मोर देन इनफ है, कुछ और नीड ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही 380 पेजों की बुक है, बहुत कंप्लीट बुक है। ठीक है, ये दो सेक्शंस में बटी हुई थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन इस बुक में कंप्लीट ही है पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज हम क्लास 7th ओल्ड एनसीईआरटी ऑथर रोमिला थापर, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी ऑथर सतीश चंद्र को शुरू करते हैं। और दोनों ही बुक्स का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए, जब हम मेडिवल इंडिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है ये नेम मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल मतलब क्या है? जो किसी के बीच में है, मतलब मिडल एजेस, इसको आप मिडल एजेस भी कह सकते हैं। तो फिर इसके पहले क्या था? इसके पहले था एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। देन इसके बाद है मॉडर्न इंडिया। तो जब हम बात करते हैं चेंजेस की, कि चेंजेस अकर हुए जिसकी वजह से हमने फिर ये एजेस डिसाइड की हैं, तो चेंजेस रातों रात कभी भी नहीं होते। एक पर्सन कभी भी ओवर द नाइट चेंज नहीं होता। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आपको चेंज होने में कितने साल लग जाते हैं, आपकी बॉडी को ग्रो होने में, आपके थॉट्स को डेवलप होने में, आपकी वोकल टोन आने में सालों लगते हैं। इसी तरह से समाज भी परिवर्तित होता है। सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज ग्रेजुअल प्रोग्रेस के थ्रू चेंजेस अटेन करती है। और ये इतने स्मूथ होते हैं कि ऑब्जर्व नहीं हो रहे होते उस मौके पर जिनके साथ ये चेंजेस हो रहे होते हैं। अब आप खुद देखिए, समाज, अगर हम पिछले पूरे 3000 ईयर की हिस्ट्री को काउंट करें, तो सोसाइटी लास्ट 20 ईयर्स में बहुत रैपिड चेंज हुई है। और आप ये चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपसे ज्यादा मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से फेजेस ऑब्जर्व किए हैं, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से एंटर हुए हैं केबल नेटवर्क में, देन कलर टेलीविजन्स में, देन कभी नाम ही नहीं सोचा था ना सुना था मोबाइल फोन्स का, तो बहुत यूनिक लैंडलेस हुआ करते थे। फिर देन मोबाइल्स आए जो रीच के बहुत बाहर थे। धीरे धीरे आज मोबाइल पर पूरा कंट्रोल है और आज हम उनसे भी आगे चले गए हैं। कभी हमारे समय में अफवाहें हुआ करती थी कि एक समय में ऐसा मौका आएगा कि एक दूसरे को देख के लोग बात करेंगे, ऐसा र्यूमर होता था और सब कहते थे ये पागलपंथी है। आज फेस टू फेस व्हाट्सएप पे बात होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, और ये अपने आप में बहुत यूनिक है। तो कुल मिलाकर के आई कैन ऑब्जर्व द चेंजेस एंड दे आर वेरी रैपिड। बट आप अब उस एज में सेटल्ड हैं, जैसे आशीष है, तो आशीष को कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा। आशीष को लग रहा है जिस फेज में जन्मा था मैं, ऑलमोस्ट उसी फेज में मैं हूं। तो कुल मिलाकर के हिस्ट्री के भी अपने आप को चेंज करने के मोमेंटम है। कुछ बहुत स्लो है, कुछ मीडियम फास्ट स्पीड पे है, कुछ बहुत फास्ट पेस पे है। हम बहुत फास्ट पेस में चेंज हो रहे हैं। तो जब जिस एजेस की हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट, मेडिवल, और फिर मेडिवल से जब हम मॉडर्न में आएंगे, ये वो फेजेस हैं जो बहुत ग्रेजुअल चेंज हुए। इनमें बहुत ज्यादा फास्ट चेंज नहीं आपको ऑब्जर्व होगा, लेकिन कुछ पीरियड ऐसे आएंगे जिन पीरियड में आकर के आपको ड्रेस्टिक चेंज पीछे के कंसेप्ट से नजर आने लग जाएगा। और ये पीरियड है 8th सेंचुरी एडी, देन 18th सेंचुरी एडी।
18th सेंचुरी एडी। तो हम मिडिवल एज का टाइम रखते हैं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, 8th to 18th, 1000 ईयर्स का इसका एक लगभग टाइम है। मतलब अगर एक्चुअली आपसे कोई पूछे कि कहां से कहां तक ये टाइम चलता है, तो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा, सिंध पर अरबों का कब्जा, अरेबियंस, भारत में पहली बार जिन मुसलमानों ने कब्जा किया है वे यह अरबी थे। तो सिंध के इलाके में ये भारत का, ये राजस्थान का, ये गुजरात का इलाका, इसके वेस्ट में जो पाकिस्तान टच हो रहा है ये सिंध का प्रदेश हुआ करता था। सिंध, सिंधु नदी, इंदस रिवर। तो सिंध के प्रदेश पर 711 एडी मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा। तो यहां से लेकर के आप आगे बढ़िए और कहां तक का टाइम आ जाता है, 1707 पे औरंगजेब की डेथ, औरंगजेब की डेथ। तो मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री से औरंगजेब की डेथ तक आप ऐसा कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है मिडिवल एज। ठीक है, ये बात सारी समझ में आई। लगभग 711 से 1707 तक, एग्जैक्ट डेट दे दी मैंने आपको। आप इसको कहिए 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, बिकॉज डेट्स बहुत ही वेग सेंस में यूज होती हैं हिस्ट्री में। डेट्स कभी भी लिटरल सेंस में यूज नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस इतने रैपिड नहीं होते कि हम उन्हें डेट्स के साथ परिभाषित कर सकें। क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा? जब हम बात करते हैं 8th सेंचुरी की बिगिनिंग की, तो बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपको इंडिया के नक्शे पर नजर आने शुरू हो जाएंगे जो इसके पहले शायद नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। बट फिर आपसे कोई बहस करेगा कि इसका जिक्र तो हमने 400 एडी में ही सुन लिया था, कोई करेगा हमने 500 एडी में ही ये सुन लिया था। तो देखिए, इंडिया है, बहुत बड़ा है। अगर आप अपनी पूरी कॉलोनी में भी देखें तो किसी घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत पहले आ गए होते हैं और किसी घर में सबसे लास्ट में आते हैं। हम उस फेज को ट्रांसफॉर्मेशन का फेज काउंट करते हैं जब अमूमन ऑलमोस्ट काफी घरों में वो आ गए होते हैं। जिस घर में सबसे फर्स्ट आए हैं या जिसमें सबसे लास्ट, उसको नहीं। जब ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट लोग जागरूक और जानकार हो गए हैं उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ, तो उसको माना जाएगा कि यहां से ये फेज स्टार्ट हुआ। तो बहुत से सिस्टम्स जो मेडिवल एज को परिभाषित करते हैं, जहां से मेडिवल एज जानी गई है, वो भारत में बहुत पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में ऑन एन एवरेज बेसिस पर वो पूरी तरह से लागू हुए हैं 8वीं सदी से, 8th सेंचुरी से। आई बात समझ में? तो जैसे हम कुछ चीजों को काउंट करते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं जो शुरू होती हैं 8th सेंचुरी से और हम इन्हें मानते हैं। जो इंडिया का नॉर्थ इंडियन पार्ट है, ये जो पूरा नॉर्थ इंडियन पार्ट है, हिमालय से लेके विंध्यास तक, इंडिया के सेंटर में विंध्यास माउंटेन है। इस पूरे नॉर्थ इंडियन पार्ट में आपको एक लार्ज किंगडम की जगह अब छोटे छोटे किंग्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही स्मॉल किंग जिनके पास टेरिटरी लार्ज नहीं है। जैसे पहला हुआ करता था कभी मौर्यास, जैसे उनके बाद हुआ करते थे कुषाणास, जैसे कभी हुआ करते थे गुप्तास, और फिर वर्धन्स, हर्षवर्धन। तो ये किंग्स जो पूरे नॉर्थ इंडिया को होल्ड करते थे, अब आपको ऐसे किंग नजर नहीं आएंगे। इनफैक्ट अब पूरे नॉर्थ पर आपको स्मॉल टेरिटरीज एक्वायर करते नजर आएंगे अलग अलग रूलर्स, जिन्हें हम राजपूत रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया कहते हैं। छोटे छोटे राजपूत वंश आपको नजर आएंगे, चाहे वो परमार होंगे, चाहे वो चौहान होंगे, चाहे वो तोमर होंगे, चाहे वो ये होंगे, क्या कहते हैं उसको, गुर्जर प्रतिहारा का इलाका। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको नजर आएंगी 3 इंपॉर्टेंट पावर्स, जिनमें से एक होंगे गुर्जर प्रतिहारास, एक होंगे बंगाल के पालास, और एक होंगे महाराष्ट्र डेक्कन के राष्ट्रकूटास। तो नॉर्थ इंडिया राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालाओं के बीच में जूझ रहा होगा। एक सिंगल किंगडम आपको नजर नहीं आएगी बड़ी। तो ये पहला चेंज। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज क्या नजर आएगा? अब तक की जो नॉर्थ के किंगडम्स थी, इन किंगडम्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेन स्टे जो रहा करता था वो ट्रेड एंड कॉमर्स रहता था। लेकिन अगर आप इस फेज को नोटिस करें जो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड शुरू हुआ है, यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स आपको डिक्लाइन होता नजर आएगा
आपको लोकलाइजेशन नजर आएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे रूलर्स हैं, इन रूलर्स के पास इतनी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है कि ये अपनी इतनी स्ट्रांग आर्मी बेयर कर सके और उसे रख सकें। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सामंत उभरते नजर आते हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है ये फ्यूडलिज्म में डिवाइडेड है। छोटे 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 सामंत आपको अलग अलग एरिया में रूल करते नजर आएंगे। इसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलर एरिया में जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, खेती बाड़ी है, वहां से लोगों को एक से जगह दूसरी जगह जाने नहीं देंगे ताकि उनके पास लेबर कम ना पड़ जाए। इसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट हॉल्ट पे आ जाएगी। इसकी वजह से एक लोकलाइजेशन क्रिएट होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस बंद हो जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स हॉल्ट पे आ चुका है, करेंसी बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहेगी। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फिर से लोग खेती बाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं, शहर खत्म हो जाएंगे, सिटी लाइफ खत्म हो रही दिखेगी, टाउन्स डिक्लाइन करते दिखेंगे, विलेज लाइफ ग्रो करती दिखेगी। तो विलेजेस फिर से ऑब्जर्व होंगे। तो आपने कैसे नोटिस किया कि शहर गिर गए, गांव फिर से विकसित हुए, करेंसी बेस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स वाली इकोनॉमी गिरती, खेती बाड़ी बेस्ड पीजेंट फार्मरशिप वाली लैंड एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी बढ़ती नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज अर्थव्यवस्था में आता है। तीसरा जो बहुत बड़ा चेंज आएगा, अब के पहले जो मोनार्क हुआ करते थे, बड़े किंग हुआ करते थे, वो अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, स्वयं की आर्मी होती थी उनकी बहुत बड़ी। लेकिन अब ये जो आपको रूलर्स नजर आएंगे ऑलमोस्ट एक तरह के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। ये मोनार्क नहीं है, बड़े किंग नहीं है, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, चीफ के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जर्नैल है, आर्मी वॉरियर्स हैं। तो इस वजह से ये जो आर्मी इनके पास होगी वो उस लेवल पर लार्ज स्टैंडिंग आर्मी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मोनार्किकल कंसेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितने इनके पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये अपनी पर्सनल आर्मी रखेंगे। और अगर ये अपने आप को एनलार्ज कर पाते हैं तो ये अपनी फ्यूडल लैंड को फर्दर सब फ्यूड कर देंगे, दूसरे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देंगे और उनको भी आर्मी मेंटेन करने का मैंडेट दे देंगे कि आपको भी आर्मी मेंटेन हमारे लिए करनी है। उसके बदले में हम ये लैंड आपको दे रहे हैं, यहाँ से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है या पैसे आते हैं ये आप रखिए। इस तरह का सिस्टम आप पहले नहीं देखते। पहले सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट रहती है, आर्मी खुद की होती है, टैक्स कलेक्शन के लिए लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रखा जाता है और डीपली गवर्नमेंट पेनिट्रेट करके रेवेन्यू इकट्ठा करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां तक लागू करवाती है, जस्टिस सिस्टम डीपली प्रोवाइड कराया जाता है, रोड्स, वेलफेयर वर्क, टैंक्स, वेल्स, शेडी ट्रीज सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पर मेंटेन होते हैं। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिर्फ एक मिलिट्री नेचर की ना होके एक वेलफेयर नेचर पर एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन इस टाइम पे आप इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं देखते, आपको मिलिट्री नेचर ऑफ द गवर्नमेंट नजर आता है जो सिर्फ और सिर्फ वॉरफेयर प्रैक्टिसेस पर टिकी हुई है और एक वॉरियर लॉर्ड की तरह काम कर रहे हैं। ये चेंज आ जाता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ओके, इसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखें तो आपको ये एज जो रहती है मेडिवल एजेस, इस एजेस को हम बहुत ही एप्टली कह सकते हैं कि ये रिलीजन की एज है। मेडिवल एजेस इज द एज ऑफ रिलीजन, धर्म की एज है। कल्चरल लेवल पर आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे जो पहले नहीं हुए होते। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको बहुत सारी नई रिलीजियस मूवमेंट्स उभरती दिखेंगी और दैट टू बाय द कॉमन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसी पर्टिकुलर टाइम में आप देखेंगे बहुत ही भव्य मंदिरों का निर्माण होगा, टेम्पल आर्किटेक्चर आ जाएगा, रिलीजन में चेंज आ जाएगा और गॉड आइडल के फॉर्म में, मूर्ति के फॉर्म में पर्सोनिफाई होना शुरू हो जाएगा। उसकी पूजा विधियां बदल जाएंगी पहले के कंपैरिजन में। तो सेक्रीफाइसेस, यज्ञ जो पहले होते थे वैदिक परंपरा से, वो रिड्यूस होते नजर आएंगे, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी पूजा बढ़ती नजर आएगी, वर्शिप सिस्टम नजर आएगा, गॉड अब मंदिरों में इंस्टॉल हो जाएंगे, भव्य मंदिरों का। तो जैसे पहले भव्य यज्ञों का आयोजन होता था कि बहुत भव्य यज्ञ, घोड़ा दौड़ाया जाएगा, उसे कौन पकड़, अब उसको रिप्लेस कर दिया भव्य मंदिरों ने। जैसे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण हुआ करता था जो यज्ञ कराता था, पुरोहित, और उसको रिप्लेस करेगा बहुत ही भव्य पंडित जो पूजा करता है। तो पूजा है, मंदिर है, इस तरह का कंसेप्ट अब आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे पॉलिटी है,
चाहे रिलीजन है, चाहे सोसाइटी है। इस समय में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो वर्ण व्यवस्था को, कास्ट सिस्टम को डिनाई कर जाएंगे। आपको बहुत से ऐसे रूलर्स नजर आएंगे जो नॉन राजपूत क्लैन से होंगे, वो ब्राह्मणिकल सेगमेंट से बिलोंग करते होंगे, लेकिन वो फिर भी रूलर हैं। अल्टीमेटली ये इसीलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि हमने ग्रंथों को, कंसेप्ट्स को मोल्ड किया है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो इस तरह से जब आप क्रॉस वर्ण एक्टिविटी कर रहे हैं, एक वर्ण से निकल के, ब्राह्मण के लिए ड्यूटी है एजुकेशन की, क्षत्रिय के लिए ड्यूटी है वॉरियर की, लेकिन ब्राह्मण वॉरियर बन के रूलर बना हुआ है और क्षत्रिय का काम निभा रहा है, तो क्रॉस हो गया, वर्ण से आगे चले गए, आप अपने वर्ण की ड्यूटीज को क्रॉस किया, तो आपको बेअंत जातियां नजर आती हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से आगे निकल के अब आप जातियों में एंटर कर गए, क्योंकि आपको उन्हीं वर्णों में लोगों को एडजस्ट कराना है। फिर बहुत सारे वो एरियाज जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे, ट्राइबल एरियाज, वहां पर भी ये सिस्टम जब पेनिट्रेट करेगा, रिलीजन का सिस्टम, ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी का सिस्टम, तो वहां से भी क्रिएट होंगी और जातियां, क्योंकि वो नए ट्राइबल लोग इस पहले के समाज में एडजस्ट कराए जाएंगे, तो जातियों के आधार पर कराए जाएंगे। फिर बहुत सारे फॉरेनर्स, इन्वेडर्स जो भारत में आए थे 1 एडी से लेकर के 600 एडी तक, वो सब भी भारत में विवाह करेंगे, यहीं पे रह जाएंगे, यहीं पे सेटल हो जाएंगे, उनको भी इंड्यूस करा लिया जाएगा इस हिंदू धर्म में, तो ये भी आ जाएंगी जातियां। तो बेअंत नई जातियां बनती दिखेंगी। विदेशी जो भारत आकर के सेटल हो गए, बहुत सारे भारत में रह रहे आदिवासी लोग जिनको हिंदू धर्म में डाल लिया गया, इन सब के आने से आपको नई नई जातियां उत्पन्न होती दिखेंगी। तो कुल मिलाकर ये सब 600 से 700 में बहुत ड्रेस्टिक हुआ है, इसलिए हमने 700 एडी को एक बाउंड्री लाइन माना है कि यहाँ से मेडिवल की शुरुआत हो गई है, पहले वाला सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह के चेंजेस सेम आ जाएंगे 1707 ऑनवर्ड्स। 1498 में ही भारत में पुर्तगाली कदम रख चुके थे और यूरोपियंस का आगमन हो गया था। पुर्तगाली केरल के कैलीकट में 1498 17 मई वास्को डी गामा आ चुका था। उसके बाद पुर्तगाल के बाद डच आ गए, उसके बाद इंग्लिश आ गए, उसके बाद फ्रेंच आ गए, देन फिर डेन आ गए, तो सभी बारी बारी भारत में आए। लेकिन जब हम बात 1707 की करते हैं, जब मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ होती है, तो ब्रिटिशर्स खुद को ज्यादा कंसोलिडेट कर पाते हैं और अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियां लगा करके एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर जो वो काम कर रहे होते हैं। इंडिया जो कहीं ना कहीं लोकलाइज हो चुका था 800 के 700 के अराउंड, वही इंडिया आज बड़े लेवल पर पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। कब 18 सेंचुरी में भारत में यूरोपियंस आ गए हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर, पुर्तगालियों ने और अदर सेक्शन ने भारतीयों को कन्वर्ट किया है और क्रिश्चियनिटी में जा चुके हैं। पहला एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, वो भारत जो कभी ना कभी इंडियन मोनार्क के थ्रू रूल होता था, लेकिन वो मोनार्क कहां से भी आए हों, चाहे वो मंगोल हों, चाहे वो तुर्क हों, वो भारत में आने के बाद भारतीय हो चुके थे। आज वही भारत रूल होना शुरू हो जाएगा उनके द्वारा, जो भारत में तो हैं लेकिन उनका होमलैंड कहीं और है, जैसे ब्रिटिशर्स, और वो इंडिया के सारे रिसोर्सेज यहाँ से स्क्वीज करके अपनी बेटरमेंट के लिए यूरोप ले जाएंगे, ना कि इंडिया के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। भारत में रहते हुए भी वो भारत के कल्चर को अपनाएंगे नहीं और अपना कल्चर भारत को उस लेवल पर देंगे नहीं। ये एक बड़ा परिवर्तन सोसाइटी में चेंजेस ये आ रहे हैं कि पूरा का पूरी सोसाइटी, जो पूरा का पूरा इंडिया जो है, अब तक अपने रूलर्स के द्वारा रूल था, लेकिन अब इंडिया कॉलोनी बन जाएगा। इंडिया यूरोप के बड़े एम्पायर की, ब्रिटेन के इंपीरियल किंगडम की एक छोटी सी कॉलोनी बन जाएगा और उस कॉलोनी के तहत इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाएगा और वहां से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड इंडिया में आ रहा है, इंडिया उसको कंज्यूम करेगा। तो इंडिया उनके सामान के लिए एक बाजार बन जाएगा और यहां से एक तरह का रॉ मटेरियल सप्लाई बेस के तौर पे काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लेवल पर चेंज आ रहा है। भारत में जो इतने लंबे समय तक मेडिवल इंडिया में मोनार्क ने रूल किया 13th सेंचुरी के बाद, वो सिस्टम अब ब्रेक हो जाएगा और दिल्ली में छोटे जो मोनार्क हैं, मुगल एम्पायर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और उसके इर्द गिर्द का एरिया होल्ड कर रहे होंगे। बाकी पूरा का पूरा एम्पायर मुगलों का गवर्नरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से वही दौर दिखेगा कि पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया का मुगल एम्पायर छोटे छोटे गवर्नरों में बदल जाएगा, जैसे अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, बुंदेलखंड के जाट और राजपूत, मेवाड़, मारवाड़ के इलाके, ये सब अलग हो जाएंगे, आपको छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट होते नजर आएंगे।
तो कुल मिलाकर के 18 सेंचुरी में भी यूरोपियंस के आ जाने से एक नया ही कल्चर क्रिएट, नई इकोनॉमी, नई सोसाइटी, नई पॉलिटी क्रिएट। तो इसको भी हमने बाउंड्री लाइन माना कि अब मिडेवल वाला फेज भी गया, अब एक नया ही फेज शुरू हो गया। नई तरह की क्रॉप्स उगा रहा है भारत, टी कल्टीवेट करता है भारत, टोबैको कल्टीवेट करता है, कॉफी कल्टीवेट करता है, जो पहले शायद भारत ने कभी की ही नहीं थी। अब भारत फूड ग्रेन्स नहीं, कमर्शियल क्रॉप्स लगाता है, जो शायद भारत ने लगाई नहीं। भारत पहले प्रोपराइटरशिप का रूल फॉलो करता था, इंडिविजुअल ऑनर होता था हर फील्ड का, अब जमींदारी सिस्टम है। अब जमींदार ऑनर है जो खेत में काम नहीं करता लेकिन उसके अधीन कोई और काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक नया सिस्टम हर एंड पे नजर आएगा, वहां से शुरू हो जाएगी बाउंड्री मॉडर्न इंडिया की। इस तरह से हम तय करते हैं कि यह मध्यकालीन भारत, ये मिडेवल इंडिया है। आई बात समझ में? चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वर्ल्ड लेवल पर। जब मैंने आपको ये समझाया कि इंडिया में मिडिल एजेस में ये चेंजेस आए, तो हमने इसको मिडिल एजेस डिक्लाइन डिसाइड किया। ये परिवर्तन केवल भारत में नहीं थे, ऐसे परिवर्तन आपको विश्व के स्तर पर नजर आएंगे, वर्ल्ड लेवल पर हर जगह पर बहुत से चेंजेस हैं। इन चेंजेस को समझे बिना आपको इससे बाद वाला भारत समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इंडिया को वर्ल्ड से जोड़ के देखना है। तो वर्ल्ड लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं हमें वो भी समझना जरूरी है। उन चेंजेस को अब हम समझते हैं। शुरुआत हम यूरोप से करेंगे, तभी सारी बात समझ में आएगी। ठीक है, देखिए ये यूरोप है आपके सामने, जो इंडिया से ठीक वेस्ट में है। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए मैं समझा दूंगा, अगर आपको यूरोप जाना है तो इंडिया से वेस्ट में देखिए पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर तुर्की। फिर तुर्की का थोड़ा सा एरिया जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को डिवाइड करता है, इसे कहते हैं इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। यहां से आप एंटर हो जाते हैं बुल्गारिया में, और फिर उसके बाद ये सारा यूरोप ही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूरोप। ये जो यूरोप है, इसमें एक एम्पायर खड़ा हुआ इटली के रोम से, तो इसका नाम पड़ा रोमन एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था, लेकिन जब ये फ्लरिश हो रहा था तो 117 एडी 117 एडी में इसने कौन कौन सा एरिया एक्वायर किया? जब ये अपने पीक पे था, इसके पास मेडिटेरेनियन सी के अराउंड सारा एरिया था, मतलब पूरा का पूरे यूरोप के जितनी साउदर्न कंट्रीज हैं, मेडिटेरेनियन सी का नॉर्थ और यूरोप का साउथ सारा। उसके बाद एशिया का जितना वेस्टर्न एशियन रीजन है, जैसे सीरिया है, आज की डेट का सीरिया, देन इजराइल, देन जॉर्डन, देन लेबनान, तो ये सारा एरिया इनके पास होता था। और अफ्रीका का नॉर्दर्न एरिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सारा। तो इस तरह से ये 3 कॉन्टिनेंट का एम्पायर था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट में फैला था रोमन एम्पायर, काफी बड़ा एम्पायर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस एम्पायर में डिवीजन आया और ये 2 हिस्सों में बटा, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन 476 एडी वो टाइम है, 476 एडी वो टाइम है, यानी कि समवेयर इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 5th सेंचुरी। आप ऐसा कह सकते हो, इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 5th सेंचुरी 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर फिनिश हो गया। और जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर फिनिश होता है, आप इसी को कई बार बुक में सिनोनिम कर दिया है कि रोमन एम्पायर फिनिश हो गया। जब वहां पे लिखा होगा रोमन एम्पायर फिनिश हो गया, आप याद रखना वेस्टर्न रोमन एम्पायर फिनिश हुआ है, पूरा रोमन एम्पायर नहीं, क्योंकि अभी भी ईस्टर्न रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करेगा विद द नेम ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। उसका नाम हो जाएगा बाइजेंटाइन एम्पायर। तो ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये फिनिश हो गया। ओके, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर इटली के ईस्ट में ईस्टर्न यूरोप कंट्रोल कर रहा है, वेस्ट एशिया के कुछ हिस्से जैसे कि तुर्की, सीरिया और अफ्रीका का कुछ हिस्से जैसे इजिप्ट अपने पास होल्ड कर रहा है। और कैपिटल बना लिया है इसने किसको? आज का इस्तांबुल और उस समय का कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी कैपिटल बनाया। तो ये बाइजेंटाइन एम्पायर के तौर पे एग्जिस्ट करता रहा। ये फाइनली ईस्टर्न रोमन एम्पायर कब खत्म होगा? 1453, जब इस कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेंगे ऑटोमन तुर्क। कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतेंगे तुर्क। वो कौन से तुर्कों की ब्रांच होगी? ऑटोमन तुर्कों की ब्रांच होगी। तुर्क बहुत सारे होते हैं, सेल्जुक तुर्क, इलबरी तुर्क, ऑटोमन तुर्क, तो ये ऑटोमन तुर्कों ने जीता। ओके,
अब रुकिए, यहां पर रोक देते कहानी। जब वेस्टर्न यूरोप में ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर फिनिश हुआ तो क्या हुआ, यहां पर धीरे 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 क्या क्रिएट होने लग जाएंगे, बहुत सारे लोकल ट्राइबल ग्रुप्स खड़े होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस का पहला नाम हुआ करता था गौल, गौल इसका पुराना नाम है, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइब आती है फ्रैंक, तो फ्रैंक का ट्राइब के आने से इसका नाम फ्रांस हो जाता है। ओके, ये सारी ट्राइब्स कहां से ओरिजिन होंगी, दो एरिया से ट्राइब्स आएंगी, बहुत सारी ट्राइब्स, ये बार बार आकर के आक्रमण करती हैं वेस्टर्न रीजन में। असल में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के खत्म होने का कारण ही ये ट्राइबल अटैक था। बहुत बड़े पैमाने पर ट्राइबल अटैक होने लग जाते हैं, और ये दो एरिया से आती हैं। एक है जो रशिया के रीजन से निकल के आई है, इन्हें कहते हैं स्लैविक ट्राइब्स, ये स्लैव पीपल है, SLAV स्लैव। आज भी रशियन लैंग्वेज को हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, स्लैविक लैंग्वेज। ठीक है, तो स्लैव ट्राइब। और एक है जो जर्मन से निकलेंगी, जर्मैनिक ट्राइब्स, तो रशिया से निकली स्लैविक ट्राइब, जर्मनी से निकली जर्मैनिक ट्राइब। ये ट्राइब्स लगातार आक्रमण करेंगी वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर और इसको छिन्न भिन्न करके रख देंगी, ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अब जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया, मोनार्क खत्म हो गया, तो ये ट्राइब्स यहाँ पर आकर के सेटल हुई, ये 500 का पीरियड आ गया। धीरे धीरे ये वॉरियर चीफ्स की तरह, चीफ वॉरियर लॉर्ड की तरह, जैसे कबीलाई लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, ये उसी तरह से यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। कैसे, वॉरियर चीफ की तरह यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। तो इस समय आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि साइमल्टेनियसली वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म होके वहां पर साइमल्टेनियसली मल्टीपल ट्राइब्स एग्जिस्ट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉरियर क्लासेस, जिनका कोई ना कोई वॉरियर चीफ है, जिनका कोई ना कोई वॉरियर चीफ है। आई बात समझ में? तो यहां पर धीरे 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 सिस्टम क्रिएट होगा, वो कौन सा सिस्टम होगा, 600-700 के अराउंड, फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म अगर हम देखें तो ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड मतलब फ्यूडम, फ्यूडम। तो फ्यूडम का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की सर्विस देने के बदले में लैंड का एक टुकड़ा आपको मिल जाना, इस प्रोसेस को फ्यूडम कहते हैं। इसी को ब्रिटेन में कहते हैं फीफ, फीफ, वो जो लैंड है उस लैंड को फीफ कहते हैं। तो जो फीफ होल्ड करता है वो चीफ है, जो फीफ होल्ड करता है वो चीफ है। समझाता हूं कैसे, समझो। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न रोमन रीजन जो हुआ करता था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इसमें मल्टीपल चीफ एग्जिस्ट करने लगे। हर तरह का चीफ अपने पीछे एक मिलिट्री क्लास अपने साथ रखता है और एक लैंड को होल्ड किए बैठा है। तो इसमें से ही आप किंग और चीफ का डिफरेंस ज्यादा पता नहीं लगा सकते। जो किंग हैं वो भी एक तरह के वॉरियर चीफ ही हैं, बस दूसरों से कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा मजबूत और थोड़ा ज्यादा लैंड और थोड़ी ज्यादा मिलिट्री है, बट रोल दोनों का सेम ही प्ले हो रहा है। लेकिन 8th और 9th सेंचुरी आते आते ये जो किंग हैं ये खुद को थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, खुद को स्ट्रांग करेंगे और आम जनमानस के बीच में अपनी इमेज बहुत स्ट्रांग बना लेंगे। लेकिन इसमें इनकी हेल्प करेगा एक सेगमेंट जिसका होल्ड है लोगों के बीच। वो सेगमेंट कौन है, द प्रीस्ट, द प्रीस्ट, पादरी, पंडित। जैसा भारत में ट्राइबल सेक्शंस और अदर क्षत्रिय सेक्शन ने ब्राह्मणों की मदद लेके खुद को लेजिटिमाइज कराया और भव्य मंदिरों का निर्माण करके लोगों की नजरों में अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम एक एबलिस्ट रूलर हैं, इसी तरह से रोमन यूरोप में भी ये होता है कि वो जो ट्राइबल कॉम थी जो सेटल हुए, उनमें सभी एक तरह के वॉरियर चीफ हैं। उन चीफ्स में से सुपीरियर चीफ्स जो किंग हैं, वो किंग खुद को वहां की जनता में लेजिटिमाइज कराएंगे पादरियों की मदद से, प्रीस्ट की मदद से। और प्रीस्ट ये कहेंगे कि जीसस ने इनके ऊपर एक डिवाइन मैंडेट दिया है कि ये आपको एक स्टेबल रूल दे सकें। इसकी वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जगह 9th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पे शुरू होगा होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर जो एक तरह का बहुत ही पियस है, पियस पूजनीय एम्पायर जैसे, क्योंकि वो पादरियों की वजह से, प्रीस्ट की वजह से, चर्च की वजह से है। तो चर्च का दखल बहुत हो गया भाई राजनीति में, राजनीति में चर्च घुस गया है पूरी तरह से। पंडित भारत में जैसे राजा पुरोहित के अधीन चल रहा है, वैसे वहां पे राजा प्रीस्ट के अधीन चलेगा। आई बात समझ में? तो क्या क्रिएट हो गया यहां पर, होली रोमन एम्पायर। और बहुत सी जर्मैनिक ट्राइब जो जर्मन से निकली हैं
वो अपने आप को सेटल करेंगी आज के इटली में, आज के फ्रांस में और जर्मनी में। तो कुल मिलाकर के आज का इटली, आज का फ्रांस, आज का जर्मनी, ये उसी समय की ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा सेटल इटली, जर्मनी, फ्रांस है जो आज आपको नजर आता है। इनको नाम भी यहीं से मिलते हैं। आइए बात समझ में, क्लियर है कहानी। तो होली रोमन एम्पायर की शुरुआत हो गई और वेस्टर्न रोमन एम्पायर इस तरह से खड़ा है। अब इसमें क्या होगा, एक किंग प्रीस्ट की मदद से स्ट्रांग तो हो गया, लेकिन क्या वो पूरी तरह से वॉरियर चीफ्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें फिनिश कर सकता है? कभी भी नहीं। वॉरियर चीफ को फिनिश तो कभी भी नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली उन वॉरियर चीफ को अपने पास अज्यूम तो करना ही होगा। तो ये वॉरियर चीफ्स वाले ऑपरेटर्स को वो एज इट इज ही अज्यूम करने का प्रयास करेगा, लेकिन कोशिश करेगा कि वो इसके अंडर काम करें। तो कई तरह के प्रोसेस शुरू कराए जाएंगे, जैसे ओथ ऑफ लॉयल्टी दिलाई जाएगी कि इन्हें शपथ ग्रहण कराई जाए कि ये लगातार आके मेरे सामने ओथ लेंगे। और जो बड़ा मोनार्क है वो इन वॉरियर चीफ्स को कहेगा कि तुम आज से मेरे वत्सल हो, आज से तुम मेरे वत्सल के तौर पे काम करोगे। वत्सल माने भारत का सामंत। तो वत्सल सिस्टम, सामंतवाद सिस्टम, बोथ आर फ्यूडलिस्ट सिस्टम। तो अल्टीमेटली इस सिस्टम के तहत वही पहले का किंग अब बहुत स्ट्रांग मोनार्क हो गया है, लेकिन पहले से एग्जिस्ट कर रहे उसी के साथ ही ट्राइबल वॉरियर्स या चीफ्स को ये पूरी तरह से बाहर नहीं खदेड़ सकता। इन्हें उनकी सेवाएं लेनी ही पड़ेगी, वरना वो भी एकजुट होकर इसे कमजोर कर सकते हैं। एक तो ये कारण है, उसके और बहुत सारे कारण है, क्योंकि इतनी आर्मी ये कहां से रेज करेगा, इतने रिसोर्सेज ये कहां से लेकर के आएगा, रैयत को इतने बड़े लेवल पे काबू करने के लिए इतनी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहां से लाएगा। तो इसलिए ये उसी नेटवर्क को रेडीमेड फॉर्म में अपना ले रहा है, लेकिन चेंज ये कर रहा है कि उनकी स्वामी भक्ति, उनकी एलिगेंस अपने प्रति रखने के लिए उन्हें लॉयल्टी की शपथ ग्रहण कराई जाती है। और वो जो उनका लैंड उन्हीं का है, वॉरियर चीफ का, लेकिन अब ये है कि मिला तुम्हें मेरे एंड पे है, मेरी तरफ से मिला, आओ मेरे पास आओ। तो जब वो आ रहा है ये माना जा रहा है सब छोड़ छाड़ के आ रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो जा रहा है उसी लैंड पे वापस जा रहा है, लेकिन अब राजा के वजह से जा रहा है। तो राजा ने बोला जाओ वही लैंड जाके उसी गद्दी पर काबिज हो जाओ। जैसे कुल मिलाकर के मेरे क्लास में आने से पहले आप अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हैं, मान लो, तो मैं क्लास में आकर के आपको अपनी अपनी कुर्सियों से उठाऊं कि इधर आओ, और फिर जाओ कि कहाँ बैठना चाहते हो, मुझे तो वो पसंद है, चलो बैठो कोई बात नहीं, एंजॉय। तो आपको फील आएगी कि सर ने ये कुर्सी दी है। दैट इज द सिस्टम। तो अल्टीमेटली आप वही लैंड उन्हें दे रहे हो। तो अब क्या हो जाएगा सिस्टम कि जब आप उन्हें वो लैंड दे रहे हो तो आप उनसे क्या ले रहे हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जब भी आपको नीड होगी आपको मिलिट्री सप्लाई करेंगे वो लोग, तो आपको मिलिट्री वहां से सप्लाई होगी। सेकेंड एस्पेक्ट, रेगुलर बेसिस पर आपके दरबार में वह हाजिरी लगाएंगे, और जब भी कहा जाएगा तब भी आप ट्रिब्यूट लेकर के आएंगे। ये सारा सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। इतना क्लियर है भाई? यही सिस्टम आपको कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हो जाएगा अदर वर्ल्ड कंट्रीज में भी। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या हो रहा है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर समझा मैंने, यूरोप में सामंतवाद की स्थापना समझा दी, फ्यूडलिज्म। अब इसको मैं और स्ट्रॉन्ग करूंगा और हम डिबेट करेंगे कि क्या वर्ल्ड लेवल पर एक ही समय में फ्यूडलिज्म आया, और क्या यूरोप वाला फ्यूडलिज्म इंडिया में भी था कि नहीं था। ये सब चीजें चर्चा होंगी। एक चीज समझो, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन, मोनार्किकल स्टेट ऑलमोस्ट वेस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि ओरिजिनल रोमन एम्पायर वाला ही फॉलो हो रहा है। मोनार्की आज भी स्ट्रांग है, द ऑल स्ट्रांग मोनार्क, एंड गवर्नमेंट पूरी क्या है, सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एंड मोनार्की वाज वेरी स्ट्रांग। ये दो ट्रेड बिल्कुल है, लेकिन रिलीजन के एंड पे चेंज है। रिलीजन के एंड पे चेंज क्या है? रिलीजन के एंड के चेंज ये है कि जो वेस्टर्न कैथोलिक चर्च सिस्टम है, जो रोमन चर्च सिस्टम है, उसकी बजाय जो ईस्ट वाले हैं ये अपना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च सिस्टम शुरू करेंगे। तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, बाइजेंटाइन एम्पायर, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स इसका एक नाम, या फिर ग्रीक बेस्ड, ग्रीस बेस्ड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम शुरू करेंगे चर्च का। और इन्हीं के माध्यम से ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जाएगा रशिया। तो ऐसा कहते हैं कि रशियंस को क्रिश्चियन बनाने का काम किया है बाइजेंटाइन एम्पायर ने। ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने रशियंस को क्या बनाया है, क्रिश्चियन। आई बात समझ में? पहले वो क्रिश्चियन नहीं थे ना, क्योंकि ये रोमन खुद क्रिश्चियन कब बने हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल के टाइम पे।
जो इनका रूलर होता था कॉन्स्टेंटाइन, उसी ने ही क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन के तौर पर अपनाया इन द मिडल ऑफ द 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी एडी में आकर तो ये रोमन खुद क्रिश्चियन बने हैं। तो इसके बाद ये क्रिश्चियनिटी को लेके जाएंगे रशिया में, और रशिया में क्रिश्चियनिटी फैलेगी। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर की खासियत क्या है? ये टिका है एक बहुत मजबूत स्तंभ पे। वो क्या है? इसका बहुत ही धाकड़ कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स पे। ये बहुत ही मेन सेंट्रल लैंड रूट पे बैठा है, जो यूरोप को कनेक्ट करता है वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया के सिल्क रूट से होते हुए चाइना से, और वेस्ट एशिया के गल्फ ऑफ पर्शिया और रेड सी से होते हुए अफ्रीका एंड इंडिया से, और फिर इंडिया से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया से। तो देखो कॉन्स्टेंटिनोपल कितनी ताकड़ पोजीशन है, वेस्ट एशिया कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, सारा ट्रेड रूट यहीं से डेवलप हो रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही आप देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही आप कनेक्ट होते हैं सीधा का सीधा ये पूरा वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया उस समय हाई लेवल पे कनेक्टेड था चाइना से वाया द सिल्क रूट, और ये इंडिया से कनेक्टेड था वाया द पर्शियन गल्फ एंड वाया द रेड सी, अफ्रीका से भी कनेक्ट था वाया रेड सी, और इंडिया के थ्रू ये कनेक्ट था श्रीलंका से होते हुए ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इस तरह से ये मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर होल्ड होने की वजह से ईस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गया। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो ऊपर आपको नजर आ रही है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रशिया, नॉर्थ से, नॉर्थ का रूट, ईस्ट का रूट और साउथ का, ये अफ्रीका का इथोपियन एम्पायर। इस समय अफ्रीका में एक बहुत जबरदस्त एम्पायर पनपा है इथोपिया का, इथोपियन एम्पायर। इथोपिया कंट्री नजर आ रही है येलो कलर में। तो नॉर्थ से साउथ तक और वेस्ट से ईस्ट तक जो ट्रेड रूट है उस पर कब्जा है ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। आई बात समझ में? तो इस लेवल पर ये बहुत मजबूत हो रखा है। ऐसे में अब कुछ परिवर्तन आ जाएंगे, उनको समझते हैं। इतना क्लियर? देखिए इस समय में